नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज के इस टॉपिक के हम लोग वही हमारी जो सीरीज चल रही थी क्वेश्चंस की, ठीक है? यानी कि पंचायती राज व्यवस्था का जो इतिहास है उसके संदर्भ में ये तीसरी वीडियो है जो कि प्रश्न तथा उत्तर से संबंधित है। इसी सीरीज में बात करते हैं। आज का हमारा प्रश्न यहाँ से स्टार्ट रहेंगे यानी 104 से, ठीक है? तो बात करते क्वेश्चन है कि पंचायत से संबंधित अनुसूचित क्षेत्र में विस्तार अधिनियम कब पारित किया गया था? यानी कि अनुसूचित क्षेत्र में विस्तार अधिनियम, इसको बेसिकली पेशा बोला जाता है। मैं आने वाले टाइम पे किसी दिन एक वीडियो बना के यानी कि पेशा अधिनियम क्या है, ठीक है, वो पूरी वीडियो अपलोड कर दूंगा सिस्टम पे। आप जाके वहां से उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है पेशा अधिनियम, ठीक है? तो फिलहाल बात करते हैं कि पेशा अधिनियम कब पारित किया गया था। वो किया गया था 1996 में, ठीक है? एक क्वेश्चन अगला आता है कि जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? जिला पंचायत के सदस्य, क्षेत्र पंचायत के सदस्य, ग्राम सभा के सदस्य या लोकसभा के सदस्य? तो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव मैंने आपको बताया था, जिला पंचायत के जो सदस्य होते हैं उनमें से ही एक व्यक्ति को जिला पंचायत का अध्यक्ष बनाया जाता है, ठीक है? इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करते हैं ग्राम सभा की कार्यकारी संस्था क्या है? तो ग्राम सभा की जो कार्यकारी संस्था हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी पंचायत समिति नहीं है। तो पंचायत समिति तो क्षेत्र पंचायत होती है, ग्राम सभा की कार्यकारी संस्था हो जाती है आपकी ग्राम पंचायत, ठीक है? तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ये पंचायत समिति तो क्षेत्र पंचायत बोलते हैं, ठीक है? आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय, अशोक मेहता द्विस्तरीय, पी के थुंगल राज्य सूची में पंचायती राज, एल एम सिंघवी संवैधानिक दर्जा। तो देखिए, बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है? तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। इसने बोला कि कौन सा सुमेलित नहीं है। दूसरा, अशोक मेहता ने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी, ये भी सही है। बात करें एल एम सिंघवी ने, तो सिंघवी साहब ने संवैधानिक दर्जा की बात की थी, लेकिन वही बात है, राज्य सूची में पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश जो की थी वो इन्होंने नहीं की थी, ठीक है? बल्कि इन्होंने पी के थुंगल साहब ने बोला था कि केंद्र सूची में पंचायती राज व्यवस्था को शामिल किया जाए, ठीक है? आगे बात करते हैं कि पंचायती राज से संबंधित किस समिति का गठन योजना आयोग की सिफारिश पर किया गया था? यानी कि योजना आयोग की सिफारिश पर पंचायती राज से समिति किस समिति का गठन किया गया था? तो वो समिति थी जीवी के राव समिति, ठीक है? ध्यान रखेंगे 1985 में योजना आयोग की एक सिफारिश पे माननीय राजीव गांधी जी ने इस समिति का गठन किया था 1985 में। और 85 के बाद में आ जाती है 86, 86 में हुई थी एलन सिंघवी समिति, ठीक है? तो कुल मिला के बात यह है कि योजना आयोग की सिफारिश पर जिस समिति का गठन किया गया था वो समिति थी आपकी जीवी के राव समिति। अगला क्वेश्चन की पंचायत समिति के अध्यक्ष का चुनाव होता है, यानी पंचायत समिति के अध्यक्ष का चुनाव होता है। तो पंचायत समिति मैंने आपको बताया था, पंचायत समिति होती है यानी कि क्षेत्र पंचायत। तो क्षेत्र पंचायत का जो अध्यक्ष होता है उसको बोला जाता है कि ब्लॉक प्रमुख। और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव प्रत्यक्ष होता है या अप्रत्यक्ष? तो मैंने आपको बताया था ब्लॉक प्रमुख का चुनाव आपके बीडीओ के जो बीडीसी के जो मेंबर होते हैं वो करते हैं, तो ये अप्रत्यक्ष हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन आता है कि राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, वित्त मंत्रालय, केंद्रीय या वित्त मंत्रालय, राज्य? तो बेसिकली राज्य वित्त आयोग का जो गठन होता है वो राज्यपाल करता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन आ जाता है निम्न में से किस राज्य में 4 स्तरीय पंचायती राज है? बिहार, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा? तो पश्चिम बंगाल मैंने आपको बताया था कि 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, ठीक है? बात करते हैं जब पंचायतों को शक्ति प्राप्त होती है केंद्र सरकार से, राज्य विधानमंडल से, राज्य पंचायती राज विभाग से या ग्रामीण विकास मंत्रालय से? बेसिकली पंचायतों को जो शक्तियां प्राप्त होती है वो राज्य विधानमंडल, मैंने आपको बताया था कि राज्य का जो विधानमंडल है वही पंचायतों से संबंधित जो भी पावर वगैरह रहते हैं वो उनके पास में ही रहते हैं और वो जितना चाहे उतना ही पावर अलोकेट कर सकते हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन आ जाता है कि भारत में किस राज्य में अल्पसंख्यकों के लिए पंचायत में आरक्षण का प्रावधान है? अल्पसंख्यकों के लिए इसमें आरक्षण का प्रावधान कर्नाटक में, सॉरी आंध्र प्रदेश में। मैंने आपको ये पिछले जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में जो अल्पसंख्यक समुदाय है यानी कि मुस्लिम समुदाय के लिए भी आरक्षण का प्रावधान किया गया, वो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन, राज्य वित्त आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट किसे सौंपी जाती है? तो राज्य वित्त आयोग द्वारा जो अपनी रिपोर्ट है वो बेसिकली राज्यपाल को सौंपी जाती है, ठीक है? क्लियर? अगला क्वेश्चन आ जाता है कि बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था? तो बेसिकली बिहार में अगर करंट की बात करें तो महिलाओं का आरक्षण जो है वो लगभग 75% हो चुका है, ठीक है? ध्यान रखेंगे आप, हालांकि इसे लिख नहीं पा रहा है, ठीक है? तो में महिलाओं के लिए आरक्षण है वर्तमान में लगभग 75% हो चुका है। लेकिन अगर बात करें कि 50% आरक्षण देने का प्रावधान कब किया गया था सबसे पहले, तो वो 2006 में बिहार सरकार द्वारा महिलाओं को 50% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था। उल्लेखनीय है कि 73वें संविधान संशोधन के दौरान महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान किया गया था, ठीक है?
अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन कि राज्य वित्त आयोग की संरचना का निर्धारण कौन करता है? तो राज्य वित्त आयोग की संरचना का निर्धारण हमेशा आपका राज्य का विधानमंडल करेगा। मैंने देखिए संसद आपके राज्य वित्त आयोग में पड़ेगी नहीं, प्रधानमंत्री तो केंद्रीय उसका रहता है और लोकसभा है वो भी केंद्र केंद्र सरकार का कह सकते हैं कि प्रतिनिधित्व करती है। तो बचा राज्य के संबंध में विधानमंडल, तो विधानमंडल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि पंचायतों के गठन के लिए संविधान के किस भाग को निर्देश दिया गया? तो बेसिकली पंचायतों के गठन के लिए आपका जो भाग 4 था, भाग 4 का जो आर्टिकल कितना था? आर्टिकल 40, जो कि नीति राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। तो उसमें ये बोला गया है कि पंचायतों के गठन से संबंधित प्रावधान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है कि स्थानीय स्वशासन की स्थानीय शासन की निम्न में से कौन सी एक वैधानिक विशेषता नहीं है? वैधानिक स्थिति, कर आरोपित कर वित्त प्राप्त करने की शक्ति, केंद्रीय नियंत्रण या राज्य का नियंत्रण। तो बेसिकली इसमें केंद्र का नियंत्रण नहीं रहता है। राज्य स्थानीय स्वशासन में मैंने आपको बताया था ये संवैधानिक निकाय, तो ये वैधानिक स्थिति हो जाएगी। इसके पास में कर आरोपित करने की शक्तियां भी रहती है 243 H के तहत। ठीक है, और डेफिनेटली राज्य का नियंत्रण रहता है क्योंकि राज्य सारी पावर वगैरह अथॉरिटी वगैरह इशू करता है, तो राज्य का नियंत्रण तो रहते ही रहता है। तो केंद्रीय नियंत्रण इसमें नहीं रहता, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा केंद्रीय नियंत्रण सी। अगला क्वेश्चन आ जाता है, चलिए ये नीचे ऑप्शन है बाद में देखते हैं इसको। अगला क्वेश्चन आता है कि अशोक मेधा समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी? अशोक पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान? तो बेसिकली अशोक मेहता ने तो द्विस्तरीय की थी, कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, बात कर रहे हैं पंचायती राज प्रतिनिधित्व तो करती है शक्ति के केंद्रीकरण का, शक्ति के विकेंद्रीकरण, तो बेसिकली शक्तियों के विकेंद्रीकरण का प्रतिनिधित्व करती है पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे आते हैं कि उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों की कुल कितनी संख्या है? तो बेसिकली उत्तर प्रदेश में लगभग 57,500 ग्राम पंचायतें हैं। लेकिन जिस समय आप एग्जाम देने जाएंगे तो उस समय आप देख लीजिएगा तत्कालीन समय में कितनी ग्राम पंचायतें हैं। ठीक है, बात करते हैं कि 1970 में मैंने आपको बताया सारे, हालांकि पहले ही मैं एक्सप्लेन कर चुका था, कोई जरूरत नहीं इसकी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप डेफिनेटली देखो जाके, ये सारे मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका था। ठीक है, बात करते हैं कि भारत में मंडल पंचायत की संस्कृति, मंडल पंचायत की संस्कृति जो दी थी वो दी थी अशोक मेहता जी ने। ठीक है, आगे बात करते हैं किस समिति ने संस्कृति की कर की संस्कृति पर पंचायती राज को लागू किया गया था, वह उसके अध्यक्ष थे। बेसिकली देखिए बलवंत राय मेहता की ही सिफारिशों को कह सकते हैं कि लागू किया गया था और उसके अध्यक्ष बलवंत राय मेहता जी ही थे। ठीक है, इसका गठन जनवरी 1957 में हुआ था तथा इसका जो रिजल्ट या कह सकते हैं कि इस समिति ने अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी या रिपोर्ट जमा की थी वो की थी 1957 के नवंबर महीने में। ठीक है, और बेसिकली कह सकते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था का जो शिल्पकार है वो बलवंत राय मेहता को ही बोला जाता है, शिल्पकार यानी कि वास्तुकार। आगे आ जाते हैं कि भारत में पंचायती राज, इसको देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? दिनेश गोस्वामी, एल एम सिंघवी, साजिद साजिद अली तथा अशोक मेहता। बेसिकली ये क्वेश्चन काफी अच्छा हो जाता है कि निम्न में से कौन सी समिति, देखिए एल एम सिंघवी समिति तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, अशोक मेहता समिति भी है। अब बचा एक दिनेश गोस्वामी समिति, ठीक है, तथा एक बचा है सादिक अली समिति। ठीक है, तो इसका आप बताइए कमेंट करके अगर आपको पता है तो। तब तक मैं इसको देख लेता हूँ कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था के ह्रास के लिए अशोक मेहता समिति द्वारा निम्न में से कौन से कारण बताए गए थे? तो अधिकारी तंत्र की भूमिका, राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव, लिंग समानता का अभाव तथा कंसेप्चुअल स्पष्टता का अभाव। बेसिकली जो अशोक मेहता समिति द्वारा जो कारण बताए गए थे, बेसिकली देखिए राजकीय अधिकारी तंत्र की भूमिका, ये भी उतनी मतलब इन्होंने भी प्रॉपर तरीके से मतलब कि इसको लागू करने में भूमिका नहीं निभाई, तो ये ऑप्शन ए भी हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं कि दूसरा कारण राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव, ये भी करेक्ट है कि राजनीतिक जो लोग थे उन्होंने भी प्रॉपर तरीके से इसको अप्लाई एक तरीके से नहीं होने दिया था। ठीक है, तीसरा आ जाता है कि कंसेप्चुअल स्पष्टता का अभाव, इसको मान सकते हैं, इसको भी ऑप्शन थर्ड को भी। और लिंग समानता का अभाव, तो लिंग समानता का पंचायती राज से हालांकि कोई उद्देश्य नहीं, तो 1 2 3 जिसमें ऑप्शन में होगा तो उसको आप क्लिक कर देंगे, तो ऑप्शन सी 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है, तो लिंग तो समानता आपको पता ही है। ठीक है, और बात करते हैं इसमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन दिया गया कि भारत में पंचायती राज राज संस्थाओं के ह्रास के कारण अशोक मेहता ने मुख्य कारण माना था। दिसंबर 1970 में जनता पार्टी की सरकार में अशोक मेहता जी की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थानों में पर एक समिति का गठन किया गया, जिसमें जिसने 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और देश के पतनोन्मुख पंचायती राज पद्धति को मजबूत करने के लिए 132 सिफारिशें दी थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आपकी जो अशोक मेहता समिति थी इसने अपनी 132 सिफारिशें दी थी। हालांकि ये जब मैंने आपको
थ्योरी करवाई थी तब भी मैंने ये आपको बता दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन एक, हाँ यहाँ पे क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था कि निम्न में से कौन सी समिति जो है पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है, तो दिनेश गोस्वामी, सादिक अली, दो में कंफ्यूजन था। तो बात कर लेते हैं कि जो सादिक अली समिति थी ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित थी, ठीक है, लेकिन ये जो दिनेश गोस्वामी समिति थी ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं थी। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि ये जो समिति थी यानी दिनेश गोस्वामी समिति का गठन चुनाव सुधार के लिए 1990 में हुआ था, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे जो दिनेश गोस्वामी समिति का गठन किस लिए हुआ था, बेसिकली दिनेश गोस्वामी समिति का गठन चुनाव सुधार के लिए हुआ था, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं कि इनके अगर एक बार सन को आप याद करना चाहें तो बलवंत राय मेहता 1957, अशोक मेहता 1977, जी बी के राव 1985, एल एम सिंघवी 1986, पी के थुंगल 1988 तथा सादिक अली जो कि राजस्थान की समिति थी 1964। आगे बात कर लेते हैं पंचायती राज के निम्न समितियों पर विचार करिए तथा इनके इन्हें कालानुक्रम में स्पष्ट करिए या व्यवस्थित करिए। अशोक मेहता, एल एम सिंघवी, बी आर मेहता। तो सबसे पहले आ जाएगा बी आर मेहता, उसके बाद में अशोक मेहता। तो तीन, तीन के बाद में एक, तीन के बाद में एक किसमें है, तीन के बाद एक इसी में है, बी में। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था के निम्न में से कौन सी समिति संबंध नहीं है, मतलब कि निम्न में से कौन सी समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से नहीं है। तो बेसिकली देखिए संतानव समिति का संबंध इससे नहीं हो जाएगा, अशोक मेहता जी वगैरह बी आर मेहता ये तो सारी उससे ही संबंधित है। लेकिन अगर संतानव समिति है भ्रष्टाचार विरोधी समिति है तो इसका जो संबंध इसका पंचायती राज व्यवस्था से नहीं है, जबकि अन्य तीनों समितियों का है, ठीक है। आगे चलते हैं कि निम्न में से किस कमेटी या किस आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि तो इस कमेटी ने या किस आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की घोषणा की। तो मैंने आपको बताया था सरकारी आयोग का गठन हुआ था 1977 में, ठीक है। तो इस सरकारी आयोग ने ये सिफारिश की थी कि न्याय पंचायतों की एक तरीके से स्थापना की जाए सॉरी सरकारी आयोग नहीं, ये अशोक मेहता ही था, ठीक है। सॉरी सॉरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, मैंने आपको गलत मार्क करवा दिया, ध्यान रखेंगे। तो अशोक मेहता समिति ने 1977 में पंचायती राज के संरचना हेतु सिफारिश की थी तथा अशोक मेहता समिति की नियुक्त की थी। अशोक मेहता की ही पंचायतों की सिफारिश की थी। इस समिति ने सुझाव दिया था पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था को दो स्तरीय पंचायत में स्थापित करना चाहिए, ठीक है। यानी कि इन्होंने ही न्याय पंचायतों की सिफारिश की तथा इन्होंने दो स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान दिया था। बी आर मेहता की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश निम्न अनुसार है। बी आर मेहता यानी कि बलवंत राय मेहता, जिला, ब्लॉक तथा ग्राम स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। केवल जिला व मंडल सिफारिश के अनुसार, देखिए ए वाला तो पहले ही सही हो गया, ठीक है। और मंडल ये तो बलवंत राय मेहता ने बोला नहीं, ये तो जो दूसरे थे यानी कि अशोक मेहता इनका बोला गया था। केवल जिला स्तर पर ये भी नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका केवल एक ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सी एल एम सिंघवी समिति की सिफारिश है। एल एम सिंघवी समिति द्वारा, देखिए सबसे पहले तो बात करें कि इन्होंने संवैधानिक मान्यता देने की बात की थी, ठीक है। ग्राम पंचायतों के लिए अधिक वित्त, ये इसकी भी बात यानी कि वित्त से संबंधित जो बात थी ये भी अशोक में एल एम सिंघवी साहब ने की थी। बात करते हैं कि गांव के लिए एक समूह के लिए न्याय पंचायतें बनाई, हालांकि ये बाद में इन्होंने बोला, मतलब कह सकते हैं कि एल एम सिंघवी समिति तो वैसे ही 1986 में आई थी, उससे पहले हालांकि न्याय पंचायतों के लिए जो अशोक मेहता समिति थी उसने सिफारिश कर दी थी। लेकिन वही बात है, जो बाद की समितियां आती हैं वो तो कहीं ना कहीं से कॉपी पेस्ट मारती, तो यानी कि ऑप्शन तीनों सही हो जाएंगे। तो ये सभी वाला डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं कि किस समिति ने अनुसूचित जाति, जनजाति व महिलाओं को तथा पिछड़ों को उचित प्रतिनिधित्व देने की बात की थी। तो ये भाई दारू करके, सॉरी जो वो थे क्या नाम, जी बी के राव, पी के राव, मैंने ये पी के राव करके मैंने आपको याद करवाया था। यानी कि पी के यानी कि पी ना वही जो दारू हो जाती, तो इन्होंने कह सकते हैं कि उचित प्रतिनिधित्व या आरक्षण की सबसे पहले बात की थी, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाएंगे। आगे बात करते हैं, पंचायती राज पर गठित निम्न में से किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को सुनिश्चित करने हेतु संवैधानिक संशोधन का सुझाव दिया था। संवैधानिक संशोधन का जो सुझाव दिया था, निम्न में से किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को सुनिश्चित करने हेतु संवैधानिक संशोधन, संवैधानिक दर्जा देने की तो बात की थी एल एम सिंघवी समिति ने। और संवैधानिक संशोधन हनुमंत राव ये देख लेते हैं आप, इसका क्या ऑप्शन है, बी। तो एल एम सिंघवी साहब, इन्होंने, मैंने बोला था ना कि 1986 में राजीव गांधी सरकार द्वारा गठित की गई थी। एल एम सिंघवी साहब ने ही संवैधानिक संशोधन का सुझाव दिया था तथा इन्होंने ही बोला था कि संवैधानिक दर्जा भी इनको मिलना चाहिए। तो एल एम सिंघवी समिति हो जाएगी, ठीक है। ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होगी मेरी तरह। और एग्जाम हॉल में तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए आपको कंफ्यूज, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, उत्तर प्रदेश में पहली बार पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में 5 जून 1947 को पंचायती राज अधिनियम लागू हो गया था। 7 दिसंबर 1947 को द्रौपदी मुर्मू के यानी कि गवर्नर जनरल का अनुमोदन प्राप्त हुआ था, ठीक है।
तो कुल मिला के आपको सबसे पहले की बार की अगर बात करी जाए तो 5 जून 1947 को ये लागू हो गया था। अगला क्वेश्चन आ जाता है, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम 1947 की किस धारा में ग्राम सभा को परिभाषित किया गया है? तो बेसिकली मैंने ये सारा आपको बताया था, 243 जी में ग्राम सभा को परिभाषित किया गया था। 243 जी, जी से ग्राम, तो 243 जी हो जाएगा, ठीक है। हालांकि छ लिखा है इसमें, तो इसको ध्यान रखेंगे आप। बात करते हैं उत्तर प्रदेश अधिनियम 1947 की मुख्य विशेषता क्या थी? ग्राम सभा की स्थापना, ग्राम पंचायत की स्थापना, पंचायत अवधि, अनुसूचित जातियों को 15% आरक्षण, महिलाओं को 10%। देखिए सबसे पहले तो बात करें ग्राम पंचायत की ग्राम सभा की स्थापना तथा ग्राम पंचायत की स्थापना, ये तो इसका मुख्य विशेषता थी। तथा साथ ही पंचायत की जो अवधि की अगर बारे में बात की जाए तो पंचायत की अवधि के बारे में भी इसमें ही बात की गई थी। लेकिन बात करें अगर आरक्षण की बात, तो आरक्षण तो यार कब आया था? जब कह सकते हैं कि जो पंचायतों में महिलाओं तथा इनके लिए आरक्षण, तो भाई जो अशोक मेहता समिति थी उसने बोला था आरक्षण लागू करने के लिए, तो वो सब समिति गठित हुई थी 1977 में, तो वहां पे तो पहुंचेंगे नहीं, ठीक है। या कह सकते हैं कि चाहे 1986 वाली समिति ले लो या 85 वाली जो जीवी के राव वाली समिति थी, तो वो भी 1985 में गठित हुई थी। तो कुल मिला के ये तो 1986 की बात, अब बात करते हैं 1947 के अधिनियम, तो वहां पे केवल ये 1 2 3 3 वाला ऑप्शन रहेगा जाएगा, 1 2 3 सी ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की किस धारा में ग्राम पंचायत को परिभाषित, देखिए ग्राम सभा हो जाएगी धारा 2 2 6, ठीक है। और वहीं अगर बात करें धारा 2, देखिए जी जी बोला था ना मैंने, ग्राम सभा में धारा 2 जी और 2 एच में हो जाएगा आपका ग्राम पंचायत, तो सिंपल सी बात है, यही तो था डी, दो 2 एच, तो 2 एच में ग्राम पंचायत और 2 जी, जी में जी से ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, ठीक है। तो ये सारा हो गया। और ओके ओके, महिलाओं के लिए इसने 33% आरक्षण की बात की थी यहाँ पे, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये गलत हो गया यहाँ पे, ध्यान रखेंगे आप, 15% नहीं, यहाँ पे 33% आरक्षण हुआ था, जो कि महिलाओं के लिए बात की गई थी। हालांकि ये यार आरक्षण की बात तो बाद में की गई थी, चलिए कोई बात नहीं, देख लेना आप एक बार 1947 का अधिनियम, ठीक है। मैंने ये सारा आपको करवा रखा है। आगे चलते हैं कि बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित थी? एक आत्मशासित प्रशासनिक व्यवस्था, पंचायती राज, आंख बंद करके लगा दीजिए पंचायती राज, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि हाँ, एक यहाँ भी ये इम्पोर्टेंट फैक्ट आ जाता है कि धारा 2 एच में पंचायत का परिभाषित करती है। इसका मतलब यह है कि ग्राम पंचायत को उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 का अप्रकाशित धारा 12 के रूप में बनाया गया है। मूल रूप से ग्यारह सभा को उत्तर प्रदेश से गठित एक निकाय तथा धारा 12(1) में ये प्रावधान है कि पंचायत पूरे पंचायत क्षेत्र में स्थित है, जिसका नाम पंचायत क्षेत्र के नाम पर रखा जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, हालांकि मैं आपको करवा चुका था ये सारा कुछ। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आ जाता है कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 15 ग्राम सभा के कार्यों का निर्धारण करती है, ठीक है। क्या क्या कार्य हैं ग्राम पंचायत के? कृषि को बढ़ावा देना तथा विकास करना, डेफिनेटली ग्राम पंचायत का ये कार्य है, ठीक है। मैदानों तरह चरागाहों का विकास करना तथा उनका सुरक्षा करना, ये भी इसका कार्य है, ठीक है। बात कर रहे हैं भूमि विकास की, जो है भूमि विकास में सरकार की सहायता, देखिए भूमि से संबंधित जो भी कार्य रहेगा ये राज्य सरकार डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व होती है। ग्राम पंचायत इसमें ग्राम पंचायत के हाथ में भूमि विकास से संबंधित कोई पावर नहीं रह जाती, यानी कि कह सकते हैं कि भूमि का जो रख रखाव वगैरह उसका उससे संबंधित कोई भी पावर ग्राम पंचायत के पास में नहीं होती है, ठीक है। वरना सिंपल सी बात है, आपको पता ही है कि जो लोग वो होगा आपका ग्राम प्रधान, वो सारी जमीन अपने ही नाम पे कर लेगा कुल मिला के, ठीक है, खुद ही कब्जा कर लेगा। इसी वजह से बात करें लघु सिंचाई परियोजनाओं से जल वितरण का प्रबंधन एवं सहायता करना, हालांकि ये भी इसका कार्य है। मैंने आपको बताया था कि जो सरकारी ट्यूबवेल वगैरह होते हैं उनका रखरखाव वगैरह ये सारा कुछ ग्राम पंचायत को ही करना होता है। बात करें डेयरी मुर्गी पालन आदि को बढ़ावा ना देना, भाई बढ़ावा देना होता है काम, कुक्कुट पालन, डेयरी पालन, मुर्गी पालन, ये सारे बढ़ावा देना मैंने आपको करवा रखा था, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा इसका, तो यानी कि 1 2 3, 1 2 3 किसमें 1 2 3 1, ये हो जाएगा सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1961 विधानसभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था? काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1961 जो है, बेसिकली ये अपडेटेड वर्जन था, या कह सकते हैं इसको क्षेत्र पंचायत अधिनियम भी बोल सकते हैं। तो ये बेसिकली 14 सितंबर 1960 को उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा संशोधन सहित 1 मई 1961 को पारित हुआ था, जो उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा 19 मई 1961 को स्वीकार किया गया था। यानी कुल मिला के पहले ये आया था उत्तर प्रदेश विधान परिषद में, यानी कि 1960 1 मई 1961 को विधान परिषद में पारित हुआ था, तथा 19 मई 1961 को ये विधान सभा में पारित हुआ था, तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति की स्वीकृति 29 नवंबर 1961 को मिली थी। काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एग्जाम में जाने से पहले एक बार देख लीजिएगा। आगे चलते हैं,
कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के अंतर्गत ग्राम सभा का तात्पर्य ग्राम सभा में निवास करने वाले पुरुषों से, ग्राम सभा में निवास करने वाले वयस्क पुरुषों से निर्वाचन सूची। सिंपल सी बात, पहले भी आपको करवा रखा था। बात करते हैं उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की किस धारा में भूमि प्रबंधन समिति को परिभाषित किया गया। तो बेसिकली उत्तर प्रदेश की जो पंचायती राज अधिनियम 1947 की किस धारा में भू प्रबंधन समिति का कह सकते हैं गठन किया गया, उसको एक्सप्लेन किया गया, तो वो हो जाएगी आपकी ऑप्शन ए, धारा 2 भ। ठीक है, प फ ब भ। तो ध्यान रखेंगे, धारा 2 भ में भूमि प्रबंधन समिति को, प्रबंधक समितियों को प्रवासित किया गया है। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की किस धारा में मत देने का अधिकार है। तो बेसिकली 9 क में मत देने का अधिकार है। 9 का में मत देने का अधिकार है। इसको आप इस तरीके से भी रिलेट कर पाएंगे कि जैसे कि 9 का में ही ग्राम पंचायतों का वो है, और भाग 9 में ही जो संविधान का भाग 9 है उसी में कह सकते हैं कि पंचायतों का या नगर पालिकाओं का संबंध है। तो 9 का में हो जाएगा वोट देने का अधिकार या मत देने का अधिकार उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की 9 का में। ठीक है, एक बार इसको याद कर लीजिएगा कि पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 2 भ में भूमि प्रबंधन समिति को परिभाषित किया गया, यानी भूमि प्रबंधन समिति को धारा 2 भ में परिभाषित किया गया। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन आ जाता है, किस पंचायती राज समिति ने पंचायती राज की निष्क्रियता से के कारण इसे बिना जड़ की घास, मैंने आपको बताया था बिना जड़ की घास, बिना जड़ की घास, मैंने आपको बहुत अच्छे से इसको करवाया था। बिना जड़ की घास, बिना जड़ की घास। ठीक है, और उसी के साथ साथ बिना जड़ की घास के साथ जीवी के राव का नाम जोड़ा था। मैंने आपको बोला था बिना जड़ की घास, इसमें अगर आप लिखें तो बिना जड़ की घास 4 वर्ड है। सेम इसी तरीके से जी बी के राव, ये भी 4 वर्ड थे। तो इससे मैंने आपको रिलेट करवाया था। खाए अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे यार, देखो जाके यार प्लीज। ठीक है, अब बात करें, जब ग्राम सभा के कुल सदस्य संख्या के 1/5 सदस्यों की मांग ऐसी बैठक बुलाने पर प्रस्ताव पारित किया जाता है तो कितने दिन के भीतर उक्त बैठक बुलाई जा सकती है। तो बेसिकली देखिए, अगर 1/5 सदस्यों की मांग होती है कि बैठक बुलाई जाए, कुल सदस्य संख्या के 1/5 ग्राम सभा के, तो वो बेसिकली 30 दिन के अंदर आपको बैठक बुला लेनी पड़ेगी। ठीक है, और अगर बात करें कि अगर ग्राम पंचायत का कोई सदस्य, जैसे कि जो ग्राम पंचायत के वार्ड मेंबर जीत के आते हैं, वो अगर बोले कि बैठक बुलाई जाए तो 7 दिन के अंदर बैठक बुला ली जाएगी। सेम इसी तरीके से अगर और भी होता है, एक होता है 15 दिन के अंदर भी कोई बैठक बुलाई जाती है। चलिए वो समय आने पे, जो भी जब आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आगे बात करते हैं कि किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता देने की बात की थी। यार कितनी बार मैं आपको बताऊं, संवैधानिक मान्यता LM सिंघवी समिति साहब ने दी थी। ठीक है, आगे बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 का नियम 32 के अंतर्गत ग्राम सभा की बैठक के लिए नोटिस दिया जाएगा। तो ग्राम सभा की बैठक के 15 दिन पूर्व ही नोटिस दे दिया जाएगा, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, LM सिंघवी समिति का गठन कब किया गया? 1986। सिंपल। 85 में हुआ था जीवी के राव, 86 में LM सिंघवी, 77 में हुआ था अशोक मेहता, और 1957 में हुआ था बलवंत राय मेहता। सिंपल। ठीक है, बात करते हैं अशोक मेहता समिति की कुल कितनी सिफारिश अशोक मेहता साहब ने 132 सिफारिशें दी थी। सिंपल। ठीक है, लोड लेना ही नहीं है। 78 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी, 77 में गठन हुआ था। बात करते हैं LM सिंघवी समिति के पश्चात किस समिति ने पंचायत को संवैधानिक दर्जा देने के LM सिंघवी साहब के बाद में, अब देख लीजिए इनमें LM सिंघवी के बाद में कौन सी जो समिति आएगी। देखिए GV के राव, ये तो LM सिंघवी साहब से पहले हो गई। अशोक मेहता, ये भी अशोक LM सिंघवी के पहले हो गई। BR मेहता, बलवंत राय मेहता, ये तो सबसे पहली समिति थी। बची कौन सी? पी के थुंगल। सिंपल सी बात, 1988 में पी के थुंगल आ गए थे। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से रिलेट करें, जैसे 1957 में बलवंत राय मेहता, 1977 में उसके लगभग 20 साल बाद आए थे अशोक मेहता, और अशोक मेहता के बाद में 1985 में आ गई थी जीवी के राव, 1986 में आ गई थी अपनी LM सिंघवी, और 1988 में आ गई थी पीके थुंगल। ठीक है, आयोग क्लियर हुआ होगा आपको। आगे चलते हैं, आगे अगला क्वेश्चन आ जाता है, त्रिस्तरीय पंचायती राज को द्विस्तरीय पद्धति में बदलने का प्रस्ताव। तो भाई अशोक मेहता साहब थे। सिंपल। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, किस समिति की सिफारिश थी कि जिला परिषद का अध्यक्ष जिला अधिकारी को होना। भाई इंपोर्टेंट है कि किस समिति की ये सिफारिश थी कि जिला परिषद का जो अध्यक्ष रहेगा वो जिला अधिकारी होगा। तो बेसिकली ये बलवंत राव मेहता साहब थे, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, तो आज हमने क्वेश्चन कर लिए 50। तो अभी तक हमने जो क्वेश्चंस की सीरीज थी उसमें हमने लगभग 150 क्वेश्चन कर लिए, 151। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ में जो क्वेश्चन आंसर की सीरीज है उसमें। ठीक है, तो
उम्मीद करते हैं कि कोई भी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बनने वाला है इससे बाहर नहीं जाएगा। तो एक बार इसको हालांकि तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो बात करते हैं कि हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। नौकरी चाहिए तो भाई पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। और वीडियो को लाइक तो करना ही पड़ेगा, और अपना चैनल है तो सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।